नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहां बारिश और बाढ़ से यूपी के कई जिले प्रभावित हुए हैं। इस बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर दौरे पर जाएंगे, जहां वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का हवाई निरीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा जेवी जैन कॉलेज स्थित राहत शिविर का निरीक्षण करेंगे। साथ ही कांवड़ यात्रा का भी जायजा लेते हुए सूबे के मुखिया नजर आएंगे। मुख्यमंत्री बाढ़ को लेकर अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ ही बैठक भी करेंगे और सीएम के आगमन की जानकारी प्रशासन को मिलते ही जिला पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। तो देखिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और बाढ़ को लेकर बैठक भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर दौरा है। दरअसल सहारनपुर में हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी का असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचेंगे, जहां वो बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए बैठक करेंगे और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। तो देखिए, बाढ़ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ सहारनपुर में बैठक करेंगे, तो वहीं हवाई सर्वेक्षण भी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इस वक्त पहाड़ी इलाकों पर हो रही बारिश का असर साफ तौर पर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैदानी इलाकों में फिलहाल बारिश की स्थिति तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नदियां उफान पर हैं, वो लोगों की परेशानियां बढ़ाता जा रहा है। क्योंकि नदियां लगातार जो वाटर लेवल है उनका बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जो मैदानी इलाके हैं और जो नदियों के आसपास बसे ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो चुकी है। यही वजह है कि अब जो जिला प्रशासन से लेकर जो अधिकारी है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो चुके हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज सबसे पहले सहारनपुर पहुंचेंगे, जहां वो बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण करते हुए भी नजर आएंगे। क्योंकि सहारनपुर में हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी का असर देखने को मिल रहा है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में भी पहाड़ी इलाकों में जो बने बांध है उनसे पानी छोड़ा गया और दिल्ली की स्थिति काफी भयावह हो चुकी है। यही वजह है कि सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ आज दौरे पर तो जाएंगे ही, साथ ही अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करके आगे की रणनीति क्या है इस पर चर्चा करेंगे और जिला प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं इसका भी जायजा लेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नज्म हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए नज्म, हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी का असर देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही सहारनपुर में भी देखने को मिल रहा है, जिसके मद्देनजर आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रस्तावित है, जहां वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही साथ हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। नज्म जी, आपने सही कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर आ रहे हैं और बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। और दूसरी है कि जो यहाँ पे पानी ज्यादा गलियों गली में भरा हुआ था, उन जगह का भी निरीक्षण करेंगे और बाढ़ क्षेत्र में जो कैंप लगे हुए हैं, कैंप में जो लोग रह रहे हैं, उनका भी निरीक्षण करेंगे। ठीक है नज्म, तो क्या कुछ अधिकारियों को इस दौरान दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से निपटने के लिए 2 महीने पहले से ही तैयारियां दुरुस्त करने के लिए कह दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो जिला प्रशासन है उन्होंने तैयारियों में कहीं न कहीं कमी छोड़ी है, जिसका खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। नज्म बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अधिकारियों ने कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है। अगर आज कमी ना छोड़ते तो सहारनपुर की यह हालत ना होती। गलियों में, मोहल्लों में, घरों के अंदर पानी भरा जा रहा है और मुख्यमंत्री जो है बाढ़ निरीक्षण के बाद यहाँ पे अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, उनको सख्त दिशा निर्देश भी देंगे। देखिए नज्म, हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी तबाही मचाने को तैयार है। ऐसे में सहारनपुर के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां परिस्थिति कैसी बनी हुई है? क्या लोगों के घरों में पानी घुस चुका है? और अगर पानी घुस चुका है तो राहत और बचाव का काम किस तरीके से किया जा रहा है? देखिए, ये बात सही है कि लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। राहत और बचाव का काम जो है वो ढीले स्तर पर चल रहा है। कुछ तो गांव के गांव खाली हो चुके हैं, जिनको कैंपों के अंदर रखा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री भी उन लोगों के यहाँ भी जाएंगे और कैंप में जाके उनका निरीक्षण करेंगे। लोग कितने लोग कैंप में रह रहे हैं, उनको क्या सुविधा दी जा रही है, क्या सुविधा नहीं दी जा रही है, इन सब की भी निरीक्षण करेंगे माननीय मुख्यमंत्री। देखिए, निरीक्षण तो करेंगे सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन जो जिला प्रशासन है वो किस तरीके से तैयारियां करता हुआ दिखा है आपको नज्म इन बीते दिनों में? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्राम अचानक बना है, उसको लेके जिला प्रशासन हड़बड़ाया हुआ है और कदम फूंक फूंक कर रख रहा है कि कहीं किसी पे गाज न गिर जाए है। क्योंकि तैयारियां जो है यहाँ पे नील थी, अचानक तैयारियां नहीं होती, तैयारियां पहले से की जाती है। जैसे 2 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दे दिया था कि बाढ़ क्षेत्र के लोगों को अपनी तैयारी करके रखें, लेकिन तैयारियां मिल रही है। पीएससी ने यहाँ पे सबसे बड़ा सहयोग किया है, एनडीआरएफ की कुछ टीमें लगाई गई थी।
बिल्कुल, धन्यवाद नज़्म हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए लगातार नज़्म हमारे साथ बने हुए थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसका असर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। तो लखनऊ में स्टैनफोर्ड बायो सेंटर फॉर बायो डिजाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले इंसेफेलाइटिस से मौत होती थी लेकिन अब इंसेफेलाइटिस को खत्म किया गया है। WHO के साथ मिलकर हमने काम किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि पहले इंसेफेलाइटिस से लोगों की मौत होती थी लेकिन अब WHO के साथ मिलकर हमने इंसेफेलाइटिस को खत्म किया है। भारत ने जो प्रदर्शन किया वह दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिए एक उदाहरण है। खासतौर पर 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेस फ्री में अपने नागरिकों को उपलब्ध करवाना, भारत के 12 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन की 2 डोजेस और एक उम्र के बाद के लोगों को आवश्यकता पड़ी तो प्रिकॉशन डोज भी फ्री में उपलब्ध कराने का कार्य भारत ने किया था। 1977 से लेकर के 2017 तक लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 बच्चे इस बीमारी से मरे थे। हमने विगत 6 वर्ष के अंदर इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त करने में सफलता प्राप्त की है। यही सीजन था इंसेफ्लाइटिस का। तो देखिए जातीय जनगणना और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए के नारे के बीच समाजवादी पार्टी आंकड़ों के वोट सहेजने में भी जुटी हुई है। इस कड़ी में सपा क्षत्रियों से भी नजदीकियां बढ़ाने में लग गई है और पार्टी के कुछ क्षत्रिय चेहरे इस कवायद को आगे बढ़ाते हुए अलग अलग क्षत्रिय सम्मेलन और क्षत्रिय मिलन समारोह आयोजित कर रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन 23 जुलाई को लखनऊ के इटौंजा में किया जा रहा है। तो अब समाजवादी पार्टी अगड़ों को साधने में भी लग गई है और साथ ही साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि क्षत्रिय को भी अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश यादव अब रणनीति को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने इसके जो नतीजे हैं वो साफ तौर पर देखे थे। क्योंकि कन्नौज एक ऐसा इलाका है जहां पर क्षत्रिय निर्णायक भूमिका निभाते हैं, वहां से डिंपल यादव को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति तो कर रहे हैं, पीडीए का नारा भी दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही क्षत्रियों को भी साधने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुहानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए सुहानी, पीडीए का नारा लिए समाजवादी पार्टी अब क्षत्रियों को भी अपने साथ लाने में जुट गई है। आखिर क्षत्रियों को साथ लाना अखिलेश यादव को इतना जरूरी क्यों लग रहा है? कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लेकर अब जो समाजवादी पार्टी है, पिछले बार जो हार मिली है उससे कहीं ना कहीं उनको सीख मिला है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पुरानी रणनीति है उसे बदलकर अब वो जहां पे पिछले साल जिस तरह से वो मुस्लिम और यादव के साथ चुनाव में उतरे थे, उनको हार का सामना करना पड़ता और वो कहीं ना कहीं अपना फॉर्मूला बदलना चाह रहे हैं और इसलिए कहीं ना कहीं क्षेत्रीय अब जो समाज है उससे जुड़ना चाह रहे हैं। और उनका साफ तौर पर उनका नारा भी है, इस बार के 2024 के लिए मैं नारा दिया है कि 80 हराओ और बीजेपी हटाओ। उनका साफ तौर पर ये भी कहना है, मैं चाहता हूं कि दूसरे दल के जो बड़े दिल के जो समाजवादी पार्टी के साथ आए और यकीनन उनका ये भी मानना है कि इस बार 80 की 80 सीट मैं जीतूंगा। और दूसरी तरफ उनके जो चाचा शिवपाल यादव का भी कहना है कि अगर क्षत्रिय दल हमारे खेमा में आते तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो इससे उनका नुकसान हो सकता है और इसलिए कहीं ना कहीं इस बार वो साधने की भी कोशिश कर रहे हैं। और वही समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव उनका ये कहना है कि जातीय समीकरण जो है इस बार उनका मेन मुद्दा है और सरकारी नौकरी के साथ साथ जो प्राइवेट नौकरियां है उस पर भी आरक्षण मांग कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये भी आरोप लगा है कि बीजेपी सरकार जो है जब से जो सत्ता में आई है। लेकिन देखिए सुहानी, क्षत्रिय वोटर्स एक ऐसा वोट बैंक रहा है जो शुरुआत से ही जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी उन्हें अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है, कितना कामयाब हो सकती है और समीकरण क्या है यूपी में क्षत्रियों का?
क्षत्रियों का तो हम देख सकती हैं आप मुस्कान की किस तरह से जो हर साल जो भी होता है, जो उत्तर प्रदेश में या यूँ कहें कि क्षत्रियों का जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इससे जो पूरी तरह से जो बीजेपी को जो फायदा मिलता है आप देखते आ रही हैं, चाहे 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019, चाहे अभी चुनाव आ रहा है लोकसभा चुनाव, और चाहे ये नगर निकाय का चुनाव हो, इसमें पूरी तरह से देखा गया। लेकिन अब जो सपा है वो कहीं ना कहीं अपना इस पे क्षत्रिय जो वोट बैंक है उस पर साधने की कोशिश कर रही है। और उनका ये साफ तौर पर मानना है कि अगर क्षत्रिय का अगर आ जाता है वोट तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का जो रास्ता है वो साफ होते हुए दिखाई समाजवादी पार्टी का हो रहा है। और इसलिए वो अपना जो है समीकरण को चेंज करना चाहते हैं और उसे लेकर अब वो जो है 23 जुलाई को लखनऊ के तौजा में जो एक आयोजन भी करने जा रहे हैं। और ये आयोजन जो है क्षेत्रीय दलों के साथ ही होगा। और कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का ये रणनीति है 2024 चुनाव को लेकर, ये कहीं ना कहीं सफल होते भी उनका मानना है कि हो सकता है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि इस बार 80 के 80 लोकसभा सीट पे हम जो है जीत हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है सुहानी, आप आगे भी हमारे साथ बनी रहेंगे। तो देखिए, क्षत्रिय समाजवादी पार्टी के लिए भी अब बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि क्षत्रियों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति तैयार हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी पहली बार 4 जुलाई को उन प्रत्याशियों के साथ बैठक करेंगे जिन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया था। उस बैठक में कई प्रत्याशी नहीं आ सके थे। अब फिर से 18 जुलाई को उन्होंने एक बैठक बुलाई है। बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने पूर्व जिला और शहर के अध्यक्षों की एक मीटिंग रखी थी और ये बैठक इस महीने में अहम मानी जा रही है, क्योंकि खाबरी को अध्यक्ष भले ही बने हुए 9 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कमेटी तक नहीं दी है। ऐसे में इसका साफ संकेत ये है कि अभी तक उन्हें स्वतंत्र तौर पर काम करने की हरी झंडी नहीं दी गई है। तो लोकसभा की तैयारियों में ब्रजलाल खाबरी सक्रिय हो चुके हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अब एक बैठक बुलाई है। सुहानी इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। देखिए सुहानी, ब्रजलाल खाबरी ने अब एक बड़ी बैठक बुलाई है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ये बैठक कई मायनों में अहम हो जाती है 2024 के चुनाव से पहले। सुहानी जी ब्रजलाल खाबरी की बात करें तो कहीं ना कहीं वो इस चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा है और तत्पर हैं और उसे लेकर पूरी तैयारियां भी कर चुके हैं। उनका साफ तक यही कहना है कि जो हम बैठकें बुलाते हैं कहीं ना कहीं उस पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पा रही है। वही 18 जुलाई को बैठक में उन्होंने एक बैठक बुलाई थी और बता दें बुलाने वाले हैं। और उन्होंने हिसाब से उन्होंने कहा कि पूर्व जिला शहर का अध्यक्ष जो है वो मीटिंग रखी थी और इस मायने कहा जा रहा है कि खाबरी जो अध्यक्ष भले ही 9 महीने ज्यादा हो गया, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कमेटी नहीं दी है। उन्होंने ये भी साफ तौर पे कहा है कि जो सरकार है संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। उन्होंने कहा है कि कई ऐसे उदाहरण है जो कि आप देख सकते हैं। ब्रजलाल खाबरी जो उन्होंने ये भी कहा कि सरकार है कानून के उल्टे काम कर रही है, आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है। लेकिन जो 2024 चुनाव की बात करें तो उन्हें कई ऐसी रणनीतियां भी अब लेके सामने आ रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो भी चुनाव हो उसे हम पूरी तरह से रणनीति लेकर उतर रहे हैं। और इसमें साफ तौर पर वो भी कहना है कि कांग्रेस जो है वो इस बार अलग अलग रणनीतियों के साथ उतरेगी और हम इस बार दिखा देंगे कि उत्तर प्रदेश में जो भी कांग्रेस की सीट है वो इस बार हमारे ही खेमे में आएंगी। तो इस पर ब्रजलाल की जो खाबरी है वो पूरी तरह से 2024 चुनाव के लिए मुस्कान तैयार है और उन्होंने कई ऐसे बैठकें भी किया है इस पे। बिल्कुल धन्यवाद सुहानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद आज तीनों शूटर्स प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में पेश होंगे। बता दें कि एसआईटी ने अतीक अशरफ हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल की थी और कोर्ट ने पुलिस की तरफ से दाखिल की गई चार्जशीट का संज्ञान लेने के बाद तीनों आरोपियों को तलब किया है। सीजीएम प्रयागराज की कोर्ट में शुक्रवार को शूटर सनी सिंह, अरुण मौर्य और लवलेश तिवारी को पेश किया जाएगा। तो एसआईटी ने जांच रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, जिस पर अब जो सीजीएम कोर्ट प्रयागराज के हाउस ने तीनों आरोपियों को तलब किया है और शुक्रवार यानी कि आज के दिन तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। शूटर सनी सिंह, अरुण कुमार और लवलेश को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। दरअसल सीजीएम प्रयागराज की कोर्ट में जो याचिका पर जो दाखिल थी वो दरअसल प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। उसके बाद अब आज तीनों ही आरोपियों को एक बार फिर से तलब किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए सीजीएम प्रयागराज में आज तीनों ही आरोपियों को पेश किया जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन अब से कुछ ही देर में तीनों आरोपियों को पेश किया जाएगा।
देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में बात करें तो प्रयागराज पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके साथ ही जो प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के बाद जो एसआईटी ने मौके से गिरफ्तार 3 आरोपी थे, लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल है, ये पूरे 2 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें 56 पन्नों में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। फिलहाल इस मामले में जिस तरीके से मास्टरमाइंड लवलेश को बताया जा रहा था, और उसके बाद अब जिस तरीके से आज सीजेएम कोर्ट में इन तीनों की पेशी होना है, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है तीनों लोगों को रिमांड पर लिया गया था और तीनों की रिमांड आज 14 जुलाई को पूरी हो रही है। तो जाहिर सी बात है 14 जुलाई को जब रिमांड पूरी हो जाएगी तो उसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें जेल में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल अभी ये तीनों ही आरोपी प्रतापगढ़ जेल में बंद है। और रिमांड पर जिस तरीके से लिया गया है, तो रिमांड पर लेने के दौरान जिस तरीके से पूछताछ हुई थी, मामले की तफ्तीश बारीकी से की गई थी, उसके बाद जो चार्जशीट पूरी तैयार की गई है। फिलहाल लेकिन देखिए कलीम, आज जिस तरीके से सीजेएम कोर्ट में तीनों ही आरोपियों को पेश किया जाएगा, चार्जशीट तो दाखिल की गई है, उसमें तमाम सवालों के जवाब भी दे दिए गए हैं, तो आखिर आज इन तीनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किए जाने की वजह क्या है? देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि जो जांच चल रही थी, जांच में जो सवालों के जवाब मिलने थे वो जवाब तो नहीं मिल पाए, क्योंकि जो लवलेश और सनी और अरुण की जो रिमांड थी वो 14 जुलाई तक पूरी रिमांड थी, लेकिन आज 14 जुलाई यानी कि आज रिमांड का आखिरी दिन है, तो जाहिर सी बात है रिमांड के आखिरी दिन उन्हें कोर्ट में पेश करते हुए जेल में दाखिल करना होगा। यही वजह है कि उन तीनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिलहाल चार्जशीट तो दाखिल कर दी गई है, जो आरोप थे उन आरोपों के आधार पर जो जांच की जाई थी, लेकिन कई ऐसे सवाल थे, उन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए थे, यानी कि आधी अधूरी जो चार्जशीट थी वो दाखिल हुई है। फिलहाल चार्जशीट में जिस तरीके से दाखिल होना, जो आरोप पत्र बताया जा रहा है, वो केवल एक तो ये दर्शाया जा रहा है कि तीनों ने एक बड़े माफिया को मार करके खुद को डॉन बनाने की कोशिश की थी और फेमस होने के लिए पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। ठीक है, धन्यवाद कलीम हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ कमिश्नरेट के वेस्ट जोन में 4 थानों पर हुए गुडवर्क को लेकर डीसीपी वेस्ट ने खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के पूर्वी देवी मंदिर में हुआ भगवान के आभूषण चोरी मामले में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है और तीनों अभियुक्तों के पास से चोरी हुए जेवरात भी बरामद किए गए हैं। वहीं सादतगंज में चोरी, लूट और चोरी के मोबाइल सस्ते दामों में खरीदकर नेपाल बॉर्डर पर बेचने वाले शातिर चोर अब्दुल कादिर तनवीर रजा को थाना सादतगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 36 मोबाइल बरामद किए गए हैं। वहीं चौक पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि थाना पारा पुलिस ने 4 नफर अभियुक्तों को एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ और मोटरसाइकिल के पार्ट्स के साथ गिरफ्तार किया है। राजधानी लखनऊ की पश्चिम जोन की पुलिस ने एक साथ 4 थानों की घटना का खुलासा किया है। अभी मेरे पास मौजूद हैं डीसीपी वेस्ट राहुल राज जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से थाने में क्या घटनाएं हुई हैं और क्या खुलासा हुआ है। सर, शहादतगंज में खुलासा हुआ है, क्या कुछ मामला है, क्या बरामद हुआ है? जी, थाना सादतगंज में 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिसमें एक नेपाल का रहने वाला है और दूसरा सिद्धार्थनगर जनपद का रहने वाला है। इनके पास से 36 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 6 लाख रुपए है। इसमें उबैद नाम का एक व्यक्ति है, जिसका एमडी मोबाइल शॉप है कैंपल रोड पर। वो इनके सारी मोबाइल जितनी भी छिनैती की या चोरी की होती थी वो सब खरीद लेता था और जब मोबाइल इकट्ठी हो जाती तो इनको बुलाता था, बुला करके इनको बेच देता था। क्योंकि नेपाल में जाने के बाद ये मोबाइल ट्रेस होना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये इन लोगों ने इस चीज़ को जो है अंजाम देना शुरू किया कि ये मोबाइल नेपाल भेज देते थे। तो इसमें अभी उबैद नहीं मिला है, फरार है और बाकी 2 अभी गिरफ्तार किए गए हैं। ये इनके अलावा हम इनसे भी और भी जानकारी करेंगे, जो उबैद से जब गिरफ्तार किया जाएगा कि और कहाँ कहाँ ये जो है मोबाइल अपने बेचे। चौक में मंदिर में चोरी हुई थी, उसका भी खुलासा हुआ है। कौन लोग थे, कैसे रेकी करते थे, कैसे पहुंचे थे? ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के में 7 जुलाई को माँ पूर्वी देवी मंदिर में चोरों ने घुस करके देर रात में कई मूर्तियों के ऊपर से मुकुट और छत्र चोरी कर लिए थे। दानपत्र तोड़ करके कुछ रुपए भी चोरी किए थे। इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल पुलिस टीम गठित की गई थी, क्राइम ब्रांच और थाना ठाकुरगंज की टीम जो है। तो आज उसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक राजू उर्फ ननकन जो कि इसका मास्टरमाइंड था और इलेक्ट्रीशियन है ये, जो कि लखनऊ में अलग अलग मंदिरों में और घरों में, साथ ही शादी ब्याह में ये लाइटिंग का काम करता था।
तो चूंकि इसके लिए आसान था कि इसको जानकारी रहती थी कि किस मंदिर में क्या चीज है, क्या रास्ता है, क्या कहाँ किस घर में जाने का रास्ता है, तो ये रेकी भी करता था और यही मास्टरमाइंड था। ये बहराइच का रहने वाला है। इसके साथ में और भी 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक रहमान है, दूसरा फैज है। ये डिफरेंट जिलों के रहने वाले हैं और ये तीनों जो है मिल करके ये चोरी का अंजाम दिया। चूंकि राजू जो है अलग अलग टीम बदल करके चोरी करता था, इस पर जो है पहले से 10 मुकदमे हैं। तो और सारी जो है ये चोरी के ही मुकदमे हैं। बहुत ही शातिर चोर है ये। और दूसरे भी जो साथ में इसके अभियुक्त पकड़े गए हैं उन पर भी आपराधिक इतिहास है, किसी पर 5, किसी पर 2 मुकदमे हैं। इसके साथ ही एक मनोज सोनी नाम का जो है ज्वेलर गिरफ्तार किया गया है, जो कि आदर्श नगर चेतना स्कूल के पास इसकी दुकान थी और ये सारे जो है जेवरात वहीं ले जा करके बेचते थे। तो वो सारे बरामद हुए हैं। 8 मुकुट बरामद हुआ है, 2 छत्र बरामद हुआ है, 23,000 के लगभग है नकद बरामद हुआ है और सारे सोने जेवरात जो भी बरामद हुए हैं जो घरों से चोरी हुए थे। सर, खुलासे से हट के एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि साइबर क्राइम बढ़ रहा है, उसको लेकर तो साइबर आज देखा गया है कि कई घटनाएं सामने आ रही हैं साइबर क्राइम। सर, उसको लेकर क्या पश्चिम पुलिस कैसे काम कर रही है? देखिए, एक तो साइबर क्राइम के बारे में हमारे यहाँ साइबर सेल गठित है जनपद लखनऊ में और उनको यही टारगेट उनको दिया गया है कि जितने भी इस तरह की घटनाएं हैं तत्काल उसमें जो है कार्रवाई करें। तो मैं जनता से भी अपील करता हूं कि अगर किसी के साथ कोई भी घटना होती है तो इमीडिएट जो है उसकी सूचना दें पुलिस को और जो हमारी साइबर सेल है उसके पास सूचना पहुंचेगी तो 24 घंटे के अंदर सूचना मिलती है तो केस वर्कआउट का जो परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है। ये थे मेरे साथ डीसीपी वेस्ट राहुल राज जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरीके से ये घटना का खुलासा हुआ है और क्या कुछ यहाँ पर बरामद हुई है और साथ में साइबर सेल को लेकर इन्होंने ये बताया है, जनता को संदेश दिया है कि अगर किसी को कोई समस्या होती है तो वो साइबर सेल जाएं और वहाँ पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए मोहम्मद वैस। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।